So in the last class, we discussed about the concept of the CPM, that is the critical path method. तो पिछली वाली क्लास में आपसे मैंने डिस्कस कर लिया था कि आपका जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो बेसिकली क्या होता है, राइट? नाउ इसी क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर मैंने आपको ये भी डिस्क्रिमिनेट कराया था कि आपका जो PERT और आपकी जो CPM एनालिसिस है ये किन किन तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट होती है। नो डाउट दोनों की दोनों आपकी जो मेथड्स हैं ये आपके प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो, राइट? नाउ यहीं पे मैंने आपको एक एक्टिविटी की जो आपके एक रिक्वायरमेंट रहती है या जो भी उसकी डिटेल्स की जरूरत पड़ती है, तो क्या क्या किसी भी एक एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स को शो करना पड़ता है। सबसे पहले एक्टिविटी की ड्यूरेशन आती है, देन एक्टिविटी का नेम आता है, फिर उस एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम और उसी एक्टिविटी का लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश टाइम हमने कैलकुलेट करना देखा था। मतलब किस तरीके से आप किसी एक एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट या लेट फिनिश टाइम को आप कैलकुलेट करते हो। फिर मैंने आपको 2 पॉइंट और बताए थे नोट पॉइंट के फॉर्म में कि किसी भी एक्टिविटी का आपका जो अर्ली स्टार्ट है, अर्ली स्टार्ट या यू कैन से द लेट स्टार्ट टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम आपका इनिशियल जो आपका इवेंट है या जो आपकी टेल इवेंट है उसकी अर्लीस्ट अकरेंस टाइम के बराबर था। वहीं पे जो आपकी लेट फिनिश टाइम थी या जो आपकी अर्ली फिनिश टाइम थी वो किसके बराबर थी? वो बराबर थी आपकी अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी एडिशन विद द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो EFT है वो आपके हेड इवेंट के TE के बराबर नहीं होगी। ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे LFT, दैट इज द लेट फिनिश टाइम। सो लेट फिनिश टाइम किसी भी एक्टिविटी का क्या होता है? लेट फिनिश टाइम किसी भी एक्टिविटी का आपका ये सिग्निफाइज करता है कि वो एक्टिविटी लेट से लेट कितना फिनिश हो सकती है। सिमिलरली लेट स्टार्ट टाइम क्या होता? इट इज द डिफरेंस ऑफ द LFT ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन। कहने का मतलब कोई एक्टिविटी को आप लेट से लेट कितना स्टार्ट कर सकते हो। एक एक्टिविटी लेट से लेट कब स्टार्ट हो सकती है? जब आप उसके आगे वाले इवेंट को, दैट मींस कि उसको लेट से लेट आप फिनिश करो। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब आप एक्टिविटी को लेट से लेट स्टार्ट करोगे तभी आपकी एक एक्टिविटी जो है वो लेट से लेट क्या होगी? फिनिश होगी। सो वी कैन इनडायरेक्टली कैलकुलेट दी LFT और LST, राइट? सो इतना पॉइंट ऑफ डिस्कशन मैंने यहां पे आपसे कर लिया था। नाउ आज अभी का जो डिस्कशन है हमारा, दैट इज द डिस्कशन अबाउट दी फ्लोट। तो आपका फ्लोट बेसिकली क्या होता है इसी के बारे में अपन को जानना है। नाउ जनरली जैसे कि आपको मैंने बताया था PERT के अंदर कि जो आपकी स्लेक है, तो स्लेक क्या होती है? बेसिकली स्लेक इज द टाइम अवेलेबल ओवर द इवेंट। मतलब किसी एक इवेंट के अंदर कितना टाइम अवेलेबल है कि जिसकी मैं उसकी अकरेंस को डिले करूं या उसकी फिनिशिंग को मैं डिले करूं। सो कहने का मतलब स्लेक इज द इवेंट की आपकी टाइम को मैं कितने मतलब किसी एक इवेंट की या तो अकरेंस या उसकी फिनिशिंग को मैं कितने टाइम से डिले कर दूं। दैट मींस कि मिनिमम टू मैक्सिमम मैं एक इवेंट की अकरेंस को कितना वेरी कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड योर दी स्लेक। तो स्लेक इज एसोसिएटेड विद व्हाट? दैट इज योर द इवेंट। सिमिलरली एक्टिविटी के साथ एसोसिएट होता है आपका फ्लोट। कहने का मतलब फ्लोट का मतलब क्या हुआ? फ्लोट का मतलब ये हुआ कि आप अपनी एक्टिविटी को कितने टाइम से आप डिले कर सकते हो या आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, सो दैट आपकी एक्टिविटी के कारण या जो आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो आपकी क्या ना हो, अफेक्ट ना हो। सो वी कैन से फ्लोट का मतलब क्या होता है? वी कैन से द फ्लोट इज द क्वांटिटी और यू कैन से द टाइम by which an starting or the finishing of an activity can be delayed but without affecting the total completion of the project duration. यही आपका क्या कहलाता है? That is called the float. Now float is associated with what? Float associate होता है आपकी एक्टिविटी से और जो slack है वो associate होता है आपका किससे? इवेंट से। So next point हमारा ये है यहाँ पे कि आपका float क्या होता है। So float बेसिकली क्या है? इट इज द टाइम। सो वी कैन से फर्स्ट पॉइंट, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम बाय विच, इट इज द टाइम बाय विच, इट इज द टाइम बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग, इट इज द टाइम बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग of an activity can be delayed without affecting the
can be delayed without affecting the project completion time, without affecting the project ऐसा समझ लो, without affecting the scheduled completion time of the project, without affecting the जो आपकी एक्चुअल में शेड्यूल्ड है, राइट, without affecting the scheduled completion time of project। तो आप किसी एक एक्टिविटी को कितने दिन से या कितने टाइम से उसकी स्टार्टिंग या फिनिशिंग को आप क्या कर सकते हो, डिले कर सकते हो, इस तरीके से कि आपकी जो प्रोजेक्ट जो जिस शेड्यूल टाइम के लिए या जिस शेड्यूल के लिए आपको उस प्रोजेक्ट को खत्म करना है वो आपका अफेक्ट ना हो। दैट पॉइंट इज कॉल्ड या दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द फ्लोट। एंड बेसिकली ये किससे एसोसिएट होता है, ये आपके एक्टिविटी से एसोसिएटेड रहता है। नाउ क्या फ्लोट आपका एनालॉगस है स्लैक ऑफ द इवेंट के जैसा? सो वी कैन आल्सो से दिस कि our float, that is the float, or you can say कि it is analogous to what? Slack in PERT। तो जैसा आपके PERT के अंदर स्लेक था वैसे ही आपका क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर आपका क्या है, दैट इज द फ्लोट है। अब चेक करो कि मैंने वहां पे आपको अलग अलग टाइप के स्लेक बताए थे, दैट इज आपका पॉजिटिव स्लैक हो सकता है, आपका नेगेटिव स्लैक हो सकता है, आपका सब क्रिटिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, आपकी सुपर क्रिटिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, आपका जीरो स्लैक हो सकता है। सो पॉजिटिव भी हो सकता था स्लैक, जीरो भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था। अकॉर्डिंगली सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल एक्टिविटीज आपकी मैंने यहाँ पे बताया था आपको PERT के अंदर। नाउ सिमिलरली आपका जो फ्लोट है ये भी आपका यहाँ पे अलग अलग टाइप का होता है। अब कौन कौन से टाइप के आपके फ्लोट है, तो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लोट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट्स। अब आपके लिए अलग अलग टाइप के फ्लोट्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, जैसे लेट अस सपोज से एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एक होता है टोटल फ्लोट, फिर आपका एक होता है दैट इज योर द फ्री फ्लोट, फिर आपका होता है दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट फ्लोट, एंड लास्ट आपका होता है दैट इज कॉल्ड योर द इंटरफेयरिंग फ्लोट। अब ये चारों फ्लोट को मैं एक सिंगल एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। लेट अस सपोज से कि मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसी एग्जांपल को मैं आपको चारों के चारों फ्लोट उसी एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा, राइट। सो सी दिस माय एग्जांपल। मान लो कि एक आपके पास एक एक्टिविटी गिवन है, लेट अस सपोज से वी हैव एन एक्टिविटी, सो शेप्स एरो। मान लो ये एक हमारे पास एक एक्टिविटी दी है which is connected with different events, like let us suppose say this is the first event, let us suppose say this is the another event, so pen black। तो ये आपके पास जो इवेंट दिया हुआ है, लेट अस सपोज से इस इवेंट का मैंने नाम दिया है दैट इज द सेकंड इवेंट, और लेट अस सपोज से ये आपको मैंने दिया है दैट इज योर दी थर्ड इवेंट। अब इस एक्टिविटी के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको मैंने टाइम को शो करके रखा। सो लेट अस सपोज से इस एक्टिविटी की जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है और जो इसकी लेटेस्ट टाइम है, सिमिलरली इसका जो अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है आपका इस थर्ड इवेंट का एंड लेटेस्ट अकरेंस टाइम इस इवेंट का दिया हुआ है। एंड इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन दैट मींस कि TIJ लेट अस सपोज से मैंने इसकी 2 डेज मान ली। वहीं पे मैंने इसका जो एक्टिविटी का इस एक्टिविटी का मैंने अर्लीस्ट अकरेंस टाइम लेट अस सपोज से अज्यूम कर लिया इट इज द 5 डे, एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम या लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ दिस सेकंड इवेंट इज लेट अस सपोज से इट इज 6 डे। सिमिलरली आपकी थर्ड इवेंट की मैंने अज्यूम कर ली लेट अस सपोज से इट इज 12 डे, एंड इसका जो TL मैंने माना लेट अस सपोज से इट इज 17 डे, राइट। सो दिस इज योर दी 17 डे। ये आपको मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल के अंदर आपको मैं एक टाइम ग्रिड डायग्राम बना रहा हूं। टाइम ग्रिड का मतलब क्या कि अलग अलग पीरियड ऑफ दी टाइम पे आपकी कौन कौन सी चीजें चल रही थी, राइट। सो जरा चेक करो इस एक्टिविटी को होने के लिए कितने दिन लग रहा है।
इस एक्टिविटी को होने के लिए आपके 2 दिन ही लग रहे हैं, लेकिन इस एक्टिविटी का टेल इवेंट जल्द से जल्द कितने दिन पे अकर हो सकता है, दैट इज दी 5th डे पे, और लेट से लेट आपका 6ठे दिन पे आप इसको अकर कर सकते हो। सिमिलरली आपका जो हेड इवेंट है इसको जल्द से जल्द या अर्लीस्ट आप इसको अकरेंस करा सकते हो एट द 12th डे, एंड जो इसका लेटेस्ट अकरेंस है दैट इज योर दी 17th डे। ये मैंने एक रैंडमली डेटा उठा लिया। नाउ अगर मैं इसको टाइम ग्राफ डायग्राम के ऊपर मार्क करूं, सो सी, so let us suppose say for this example if I mark this whole thing over the diagram, तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। Let us take, this is your yes, so let us take, this is your टाइम स्केल। मैंने इसके ऊपर एक टाइम स्केल को मार्क करना स्टार्ट किया, राइट। अब इस टाइम स्केल के ऊपर क्या क्या चीज मार्क है, सी, इसके ऊपर आपने अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम को मार्क किया। लेट अस सपोज से दिस इज योर द 5th डे, ये आपकी 6th, 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड दिस इज योर 17। तो मैंने इस एक लाइन के ऊपर अपनी स्केल के ऊपर अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम को मार्क कर लिया, राइट। नाउ क्या आप मुझे इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बता सकते हैं कितना हो सकता है? इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा? इस एक्टिविटी दैट इज अ 2-3 एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम किसके बराबर होगा? अर्ली स्टार्ट टाइम विल बी इक्वल टू दी इनिशियल जो आपकी इवेंट है या टेल इवेंट का अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है। सो इफ वी आस्किंग अबाउट द EST ऑफ दिस 2-3 एक्टिविटी कितना होगा? दिस इज इक्वल टू दी 5 डे। तो करस्पॉन्डिंग टू दी 5th डे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, और ये जो लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? दैट इज द अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, दैट इज दी 2-3, राइट। सो एट द 5th डे आपका ये जो एक्टिविटी है 5वें दिन पे मैं इस एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम को मार्क कर रहा हूं। लेट अस सपोज से एट दिस 5th डे, वेट अ सेकंड, सो एट दिस 5th डे जिस येलो कलर से मैंने जो लाइन को मार्क किया है ये आपका क्या है? ये आपका इंडिकेट कर रहा है किस चीज को? ये आपकी इंडिकेट कर रही है अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी को। नाउ यदि आपकी एक एक्टिविटी अर्ली से, अगर आपकी एक्टिविटी लेट अस इस एग्जांपल में आपकी 2-3 एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 5th डे, इस एक्टिविटी को कितना टाइम लग रहा होने के लिए? इस एक्टिविटी को 2 दिन होने के लिए टाइम लग रहा। दैट मीन्स कि अगर ये एक्टिविटी 5वें दिन से शुरू हो रही है और ये कितने दिन पे जाके खत्म हो जाएगी? 2 दिन लगा के ये 7वें दिन पे खत्म हो जाएगी। तो जो 7th डे है ये मेरा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये मेरा इंडिकेट कर रहा है आपके किस चीज के लिए? अर्ली फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी के लिए। सो वी कैन से कि अर्ली फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी विल बी गिवन बाय दैट इज द 2 डेज इस एक्टिविटी ने कंप्लीट होने के लिए लिया। सो EST में अगर मैं 2 दिन एक्टिविटी की ड्यूरेशन को ऐड कर दूंगा तो मुझे 7वें दिन क्या मिल जाएगा? दैट इज द एक्टिविटी का अर्ली फिनिश टाइम, राइट। सिमिलरली अगर मैं इस एक्टिविटी को, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी इस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो सकता है? इस एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम हमारे एग्जांपल में दिस 2-3 एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना होगा? द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी विल बी इक्वल टू दी TL ऑफ द हेड इवेंट, और TL आपका हेड इवेंट का कितना है? दैट इज द 17th डे। सो जो आपकी 17th डे पे जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूं दिस इज योर दी LFT, दैट इज दी लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ दैट एक्टिविटी 2-3। अगर कोई एक एक्टिविटी लेट से लेट फिनिश हो रही है इसका मतलब क्या है? कि वो एक एक्टिविटी आपकी लेट से लेट स्टार्ट हो रही है। तो LFT से अगर मैं एक्टिविटी की ड्यूरेशन, कितनी एक्टिविटी की ड्यूरेशन है? दैट इज 2 डे। अगर मैं LFT से 2 डे को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे LST मिल जाएगी? हाँ, मुझे LST मिल जाएगी। दैट मीन्स कि लेट स्टार्ट टाइम ऑफ दिस एक्टिविटी 2-3 विल बी हाउ मच? इट इज 17 - 2 दैट इज इक्वल टू 15 डे। तो 15 डे के करस्पॉन्डिंग जो आपको एक लाइन खींची है मैंने, दैट इज योर व्हाट? दिस लाइन इज दी LF, दिस इज दी LST। दैट मीन्स कि लेट स्टार्ट टाइम ऑफ दैट एक्टिविटी।
अब मैं इस टाइम ग्रिड डायग्राम पे सारे जो भी पॉइंट्स मैंने बताए पहले मैं उसको लिख दे रहा हूं। सी मैंने क्या क्या पॉइंट बताया इसके अंदर मैंने आपको अलग अलग पॉइंट बताए कि ये जो आपकी है दिस इज योर दी अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, दैट इज द EST. दिस इज योर दी अर्ली फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, राइट. दिस 2 day इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. ये जो 2 दिन है दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. Now, similarly, this is the late finish time of an activity and this is your the late start time of an activity. LFT में से अगर मैं इतनी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को माइनस कर लूं, कितनी ड्यूरेशन है, दैट इज योर दी 2 days. इसको अगर अलग कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, दैट इज योर दी LST मिल जाएगी. अभी तक क्या इस एग्जाम्पल में किसी को कोई भी लाइनों में दिक्कत हो तो बताओ. आई थिंक किसी को भी इस एग्जाम्पल के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी. नाउ अब मैं अपने डिस्कशन पे आ रहा हूं, दैट इज योर दी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि आपके अलग अलग टाइप के फ्लोट कौन कौन से होते हैं. सो डिफरेंट टाइप के फ्लोट में आपके पास सबसे पहला टाइप का जो फ्लोट है दैट इज योर दी टोटल फ्लोट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टोटल फ्लोट? तो सबसे पहले टोटल फ्लोट को मैं आपको उस डायग्राम में समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, राइट. सो फर्स्ट जो मेरा फ्लोट है दैट इज योर दी टोटल फ्लोट. सो फर्स्ट फ्लोट इज दी, सो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोट्स के अंदर आपकी कलरिंग कोडिंग कौन सी चल रही है? आपकी कलर कोडिंग ये वाली चल रही है ना इसमें. यस. सो इरेजर एंड दिस पेन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लोट इज दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट्स. देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट आर एज फॉलोज. आर एज फर्स्ट वन इज दी टोटल फ्लोट. तो फर्स्ट वन इज दी टोटल फ्लोट. नाउ टोटल फ्लोट क्या होती है? सो समझो, टोटल फ्लोट का मतलब यह होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम, और यू कैन से ये वो अमाउंट ऑफ टाइम है या वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है जो हम एक एक्टिविटी को अलाउ कर सकते हैं सो दैट कि ये अपनी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को अफेक्ट ना करे. नाउ क्या बोला मैंने कि टोटल फ्लोट इज द मैक्सिमम अवेलेबल टाइम ओवर एन एक्टिविटी. It is the maximum time available over an activity over its duration so that an activity cannot be affect the overall completion of the project. मतलब ये वो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है किसी एक एक्टिविटी की ड्यूरेशन के ऊपर so that कि अगर मैंने अपनी एक एक्टिविटी को स्टार्ट या फिनिश किया उसके कारण उसकी जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो अफेक्ट ना करे, राइट. ये तो स्टेटमेंट का फॉर्म है. ये स्टेटमेंट प्रोबेबली क्लियर नहीं हुआ. इसको हम टाइम जो ग्रिड डायग्राम है उसके ऊपर देखते हैं कि क्या होती है टोटल फ्लोट. नाउ सी दिस. सो नेक्स्ट पेज कहां है? दिस इज द नेक्स्ट पेज, राइट. नाउ टोटल फ्लोट का मतलब क्या है? टोटल फ्लोट का मतलब यह है कि मैं एक एक्टिविटी के अंदर वो मैक्सिमम टाइम देख रहा हूं कि जिससे कि मैं उस एक्टिविटी को डिले करूं सो दैट मेरा प्रोजेक्ट डिले ना हो. एक एक्टिविटी के पास मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? एक एक्टिविटी के पास मैक्सिमम टाइम हो सकता है जब वो एक्टिविटी अपने अर्ली स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट हो और फिनिश हो अपने कहां पे? अपने लेटेस्ट फिनिश टाइम पे क्या हो जाए? फिनिश हो जाए. क्या ये दो एक्सट्रीम लाइन के बीच में आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है इस 2-3 एक्टिविटी के पास? यस. यहां पे मेरे पास मैक्सिमम जो टाइम अवेलेबल है दैट इज EST से लेके आपकी LFT के बीच में ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं इन 2 के लाइनों के बीच का जो गैप है दिस इज योर दी मैक्सिमम टाइम ओवर दिस टाइम ग्रिड डायग्राम. तो फर्स्ट मैं इस चीज को मार्क कर रहा हूं यहां पे. तो मैंने अभी तक क्या बताया कि जो आपकी मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, सो मैक्सिमम आपकी ये वाली टाइम अवेलेबल है, राइट. दिस इज योर दी मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ओवर दिस एक्टिविटी. नाउ अब टोटल फ्लोट क्या होगा? सो टोटल फ्लोट हमारा कहलाएगा so this is your the maximum time which is available over the any activity. तो ये आपके पास टोटल टाइम अवेलेबल है, राइट. नाउ एक एक्टिविटी के पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल तब रहेगा जब वो स्टार्ट करे अपनी अर्ली स्टार्ट टाइम पे और जब वो फिनिश करे लेट से लेट फिनिश टाइम पे, दैट इज द LFT पे जाके फिनिश हो जाए. नाउ अब टोटल फ्लोट का मतलब क्या हुआ?
So total float is the maximum time available over what? That is the activity duration. Now activity की ड्यूरेशन कितनी है? That is 2 दिन। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम कितना दिख रहा है? यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम दिख रहा है that is 17 day minus 15 day, that is your the how many days? That is the 12 day. Now 12 day is the maximum time. अब इसमें से अगर मैं एक्टिविटी की ड्यूरेशन को अलग कर दूं, देन जो आपके पास मिलेगा दैट इज योर कॉल दी टोटल फ्लोट। सो कहने का मतलब 17 minus 5 that is equal to 12 and 12 minus activity duration which is equal to 2 day. This 10 day will be nothing but your the total float, right? So ये ही आपका कहलाती है that is called the total float. जरा इस टोटल फ्लोट को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? जरा चेक करना कि अगर मैंने एक एक्टिविटी को उसकी अर्ली स्टार्ट टाइम पे उसको अगर करा दिया, ठीक, मैंने मान लो इस एक्टिविटी को अर्लीस्ट कितने दिन पे अगर करा सकता हूं? 5वें दिन पे। अब इस एक्टिविटी ने फिनिश होने के लिए कितना दिन लिया? लेट अस सपोज से अपनी अर्ली फिनिश टाइम पे क्या हो गई? फिनिश हो गई 2 दिन लेके। दैट मींस 7वें दिन आपकी ये एक्टिविटी फिनिश हो गई। तो मैं तीसरे इवेंट को कितने दिन तक अगर नहीं कराऊं ताकि मेरा प्रोजेक्ट डिले ना हो, तो तीसरे इवेंट को मैं 7वें दिन से लेके 17वें दिन तक क्या कर सकता हूं? होल्ड करके रख सकता हूं या अगर नहीं कराऊं। कहने का मतलब यहां से लेके आपका 7 से लेके 17 तक के बीच में ये भी तो आपका क्या हो गया? दैट इज द टोटल फ्लोट। दैट मींस कि दिस इज आल्सो इंडिकेट कि मैं एक अपने एक्टिविटी की फिनिश को कितने से डिले कर दूं सो दैट कि आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या ना हो, अफेक्ट ना हो। सिमिलरली अगर मैंने एक एक्टिविटी को लेट से लेट स्टार्ट किया, तो लेट से लेट मैं कितना दिन से स्टार्ट कर सकता हूं? अगर मैं इसको 15 डे पे स्टार्ट कर रहा हूं, ये एक्टिविटी 2 दिन लेगी और 17वें दिन पे जाके खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस एक्टिविटी को 2 दिन की ड्यूरेशन है। नाउ अगर मैं इस एक्टिविटी को 5 से लेके 15 दिन तक डिले कर दूं, तो कितने दिन से मैं डिले कर रहा हूं? 10 दिन से डिले कर रहा हूं। दैट मींस कि अगर मैं इस एक्टिविटी को 10 दिन से डिले कर दूं, तब भी मेरी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या नहीं होगी? अफेक्ट नहीं होगी, बिकॉज मेरी एक्टिविटी सिर्फ 2 दिन लेगी। तो 15वें दिन स्टार्ट होगी और 17वें दिन पे जाके खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब टोटल फ्लोट को मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि मैं एक एक्टिविटी को लेट से लेट कितना स्टार्ट करूं सो दैट कि आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या हो? अफेक्ट ना हो। दैट इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ द टोटल फ्लोट। सो जरा इसको मार्क करके देख लेते हैं। सो यहां पे आपके पास टोटल फ्लोट कितना निकल के आया? सो वी कैन से देयर इज द टोटल फ्लोट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डेज? पेन ये वाला ले लो। सो टोटल फ्लोट आपका, अगर आपने अर्ली स्टार्ट कराया किसी एक्टिविटी को और आपने खत्म करा दिया इसको कहां पे? आपने इसको कंप्लीट करा दिया लेट अस सपोज से इसकी एलएसटी पे, तो ये भी आपका एक क्या है? दैट इज द टोटल फ्लोट कहलाएगा। सिमिलरली अगर आपने एक एक्टिविटी को अर्ली फिनिश पे करा दिया और अगर आपने इसको लेट फिनिश से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी आपका क्या है? दैट इज योर द टोटल फ्लोट। सो वी कैन से मैथमेटिकली दिस इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट? अब मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कि क्या क्या किस चीज का डिफरेंस हो सकता है आपका टोटल फ्लोट। सो टोटल फ्लोट विल बी द डिफरेंस ऑफ either LST or the EST or it is the difference of the LFT or the EFT. Reason is that अब इन दोनों लाइनों का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि एक आप एक्टिविटी को कितने दिन से डिले कर सकते हो? एक एक्टिविटी को आप डिले कर सकते हो 15 minus 5 that is the 10 days से। सिमिलरली एक एक्टिविटी को आप उसका जो फिनिश इवेंट है उसको कितने दिन से डिले कर सकते हो या उसकी स्टार्ट को कितने दिन से डिले कर सकते हो? एक एक्टिविटी की आप स्टार्ट को डिले कर सकते हो विद हाउ मेनी डेज? दैट इज द 10 डेज। सिमिलरली एक एक्टिविटी की फिनिशिंग को आप कितने दिन से डिले कर सकते हो? एक एक्टिविटी की फिनिशिंग को आप डिले कर सकते हो बाय 17 minus 7 दैट इज अगेन गिव यू दी 10 डेज। तो यही जो आपके 10 डेज है दैट इज योर दी टोटल फ्लोट। जरा इस बड़ी वाली लाइन से चेक कर लो कि दिस इज द मैक्सिमम टाइम ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन अलग कर दो तो आपको यही वाली लाइन मिल जाएगी नीचे वाली। सिमिलरली इट इज द मैक्सिमम टाइम, उसमें से अगर एक्टिविटी ड्यूरेशन को अलग कर दो तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी, दैट इज योर द टोटल फ्लोट। तो यही पॉइंट मैंने आपको समझाया कि टोटल फ्लोट बेसिकली क्या होती है। अब इस चीज को मैं डेफिनेशन के फॉर्म में आपको मेंशन करा दे रहा हूं। सो क्या बताया अभी मैंने? टोटल फ्लोट क्या होती है? सो टोटल फ्लोट यस so here total float क्या होगी? so total float is the excess of the maximum time. so it is the excess of maximum time. It is the excess of maximum time available over the activity duration. Maximum time available,
इट इज द एक्सेस ऑफ मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ओवर एक्टिविटी duration. So we can say it is the excess of maximum time available over the activity duration. That is called your the total float. Right? Now maximum time किसी एक्टिविटी के पास कब अवेलेबल होगा? जब उसकी मैं स्टार्ट करूं अर्ली स्टार्ट पे और उसको फिनिश करूं उसके कौन से टाइम पे? लेटेस्ट फिनिश टाइम पे. So maximum time available over an activity when it starts at its earliest start time and finish at its latest finish time. उस टाइम पे आपके पास एक एक्टिविटी के पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होगा. तो मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली आपका अर्ली स्टार्ट टाइम किसी भी एक्टिविटी के किसके बराबर होगा? मैथमेटिकली आपका जो टोटल फ्लोट एफटी से डिनोट किया जाता है, तो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसके बराबर होगा? आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम टीई ऑफ द टेल इवेंट, दैट इज द टीई ऑफ द जे. और आपकी लेटेस्ट फिनिश टाइम किसके बराबर होगा? इट इज द टीएल ऑफ द which event, that is the TE of the ith event, that is the tail event, और TE of the TL of the jth event. वापस से सुनो, आपका टोटल फ्लोट क्या होगा? टोटल फ्लोट इज द डिफरेंस ऑफ द LFT माइनस EST. नाउ LFT किसके बराबर है? LFT आपका हेड इवेंट के लेटेस्ट जो आपकी टाइम है, लेटेस्ट अकरेंस टाइम, उसके बराबर. दैट इज द TL ऑफ द ith event, TL ऑफ द jth event, सॉरी TL ऑफ द jth event. वहीं पे अर्ली स्टार्ट टाइम किसके बराबर होगा? अर्ली स्टार्ट टाइम आपके टेल इवेंट के टीई के बराबर होगा, अर्ली अकरेंस टाइम के बराबर. दैट इज द टीई ऑफ द ith इवेंट. राइट? सो वी कैन से कि आपकी जो टोटल फ्लोट होगी, दिस टोटल फ्लोट विल बी इक्वल टू TLJ माइनस TE ऑफ I, दैट इज लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द हेड इवेंट माइनस अर्लीस्ट अकरेंस टाइम्स ऑफ द टेल इवेंट over the activity duration also. So क्या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी? over the activity duration which is TIJ. This is your the total float. तो ये तो पहला आपका फॉर्मूला है किसका? आपके टोटल फ्लोट का. तो आप टोटल फ्लोट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. फिल क्यों, मतलब फिल काहे हो रहा है ये? फिल कलर्स, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? दिस इज योर दी टोटल फ्लोट. तो पहला फॉर्मूला आपका टोटल फ्लोट का क्लियर है. दैट इज द टीएल ऑफ द जे इवेंट माइनस टीई ऑफ द आई ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन. राइट? अब इसी के अंदर हम और भी फॉर्मूलेस को यहां पे प्रूव करते हैं. सी एक एक करके देखते हैं. नाउ चेक करो, जो आपका टीएल ऑफ सी, जो आपकी टीएल है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज TL of the jth event or the head event किसके बराबर होगा आपका? That is equal to LFT. This is the latest finish time. And TE of the head event or the tail event, that means कि आपका पिछले वाले इवेंट का earliest occurrence time किसके बराबर है? That is equal to EST के बराबर, और the early start time of an activity. So we can say LFT minus EST. अभी तो मैंने as it is same लिख दिया. So total float will be equal to LFT minus EST. आप चाहो तो टाइम ग्रेड डायग्राम से भी चेक कर सकते हो. सी, अगर मैं इसके टाइम ग्रेड डायग्राम पे आऊं तो जरा चेक करो, मैंने इस फॉर्मूले को क्या लिखा? मैंने अभी तक ये लिखा LFT में से मैंने किसको अलग किया? EST को. अब इसमें से अगर मैं एक्टिविटी ड्यूरेशन को अलग कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? टोटल फ्लोट मिल जाएगा. तो अगर LFT सबसे आखिरी वाली लाइन और पहली वाली लाइन दैट इज द EST में से अगर मैं एक्टिविटी ड्यूरेशन को अलग कर दूं तो क्या मुझे टोटल फ्लोट नहीं मिल जाएगा? तो ये भी एक तरीका है टोटल फ्लोट को लिखने का. राइट? नाउ दिस इज आल्सो द वन मेथड टू रिप्रेजेंट योर दी टोटल फ्लोट. नाउ टोटल फ्लोट कैन आल्सो बी रिटन समथिंग लाइक दिस. जरा चेक करना, अगर मैं लेटेस्ट फिनिश टाइम में से एक्टिविटी की ड्यूरेशन को अलग कर दूं, मैंने ये बोला कि इफ द डिफरेंस ऑफ द LFT ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन, ये क्या है? ये आपकी LST है.
अगर LFT में से एक्टिविटी की ड्यूरेशन को अलग कर दी तो आपको क्या मिल जाएगी, दैट इज द लेट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी. सो वी कैन से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू LST माइनस EST, ये भी लिख सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो रिटर्न दिस टोटल फ्लोट विल बी इक्वल टू, जरा चेक करना, EST माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन. मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लिया. सो जरा चेक करना, इधर LFT माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा, EST प्लस TIJ. नाउ EST प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन ये क्या है, ये आपका होता है अर्ली फिनिश टाइम. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज द LFT माइनस अर्ली फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी. तो कोई सा भी आपसे फॉर्मेट पूछ सकता है टोटल फ्लोट का, तो सारे के सारे जो भी आपको ये फॉर्मेट्स बताए हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ टोटल फ्लोट. ये भी आपका एक फॉर्मूला बनता है टोटल फ्लोट का, एंड ये भी आपका एक फॉर्मूला है किसका, दैट इज योर दी टोटल फ्लोट का. तो किसी भी फॉर्मेट में आपसे टोटल फ्लोट जो है वो पूछा जा सकता है. सो आई थिंक टोटल फ्लोट क्लियर हुआ कि टोटल फ्लोट बेसिकली क्या होती है. टोटल फ्लोट आपकी एक्सेस ऑफ द मैक्सिमम टाइम ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन, सो दैट कि आपकी प्रोजेक्ट क्या ना हो, डिले ना करे. एक प्रोजेक्ट मैक्सिमम टाइम कब रख सकता है, जब उसका इवेंट जल्दी से जल्दी अकर कर जाए और जो उसका लास्ट इवेंट है वो लेट से लेट क्या हो, अकर करे या फिनिश करे. नाउ कहने का मतलब अगर मैं मैथमेटिकली इसको देखूं, सो इट इज द TL, दैट मींस कि लेटेस्ट अलाउबल टाइम ऑफ द हेड इवेंट माइनस अर्ली अकरेंस टाइम ऑफ इट्स लेटेस्ट अलाउबल टाइम ऑफ इट्स हेड इवेंट माइनस अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इट्स टेल इवेंट. में से अगर मैं एक्टिविटी ड्यूरेशन को अलग कर दूं तो ये आपको क्या दे देगा, टोटल फ्लोट दे देगा. और ये सारे उसके क्या थे, ये सारे आपके सारे के सारे इसके टोटल फ्लोट के फॉर्मेट्स हो सकते हैं. तो चारों फॉर्मूले आपके क्या हैं, टोटल फ्लोट के फॉर्मूले बन सकते थे, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट द टोटल फ्लोट. नाउ अब इस पॉइंट के अंदर एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, इसको पहले टाइम ग्राफ डायग्राम पे देखेंगे और फिर इसको मैं नोट पॉइंट में मेंशन कराऊंगा. चेक करना. नेक्स्ट सेलेक्ट मूव, इसको थोड़ा सा कहां गया, नाउ जरा इसी में आप जरा चेक करना इस टाइम ग्राफ डायग्राम के अंदर, इधर आ जाओ थोड़ा और इधर आ जाओ. हाँ, इस डायग्राम के अंदर आपको एक्टिविटी 2-3 गिवन थी, राइट. मैंने सारे के सारे आपको चीजें यहां पे बताई. नाउ अगर मान लो इस 2-3 एक्टिविटी से पहले कोई एक इसकी प्रेडेसेसर एक्टिविटी हो सकती है और सक्सेसर एक्टिविटी आपकी थर्ड इवेंट के बाद हो सकती है, राइट. मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया. लेट अस सपोज से इस 2-3 एक्टिविटी की एक आपकी प्रेडेसेसर एक्टिविटी है और इसी 2-3 एक्टिविटी की एक आपकी सक्सेसर एक्टिविटी भी है. सो लेट अस कंसीडर ये जो आपकी इस कलरिंग से मैंने मार्क किया है, सो ये आपके एक प्रेडेसेसर एक्टिविटी है और थर्ड के बाद ये आपकी एक सक्सेसर एक्टिविटी है. कहने का मतलब ये हुआ कि एक नेटवर्क के अंदर आपकी एक प्रेडेसेसर एक्टिविटी है ऑफ द कंसर्न्ड एक्टिविटी. कंसर्न्ड एक्टिविटी आपकी कौन सी है, कंसर्न्ड एक्टिविटी इज द 2-3 एक्टिविटी. नाउ कंसर्न्ड एक्टिविटी की एक एक्टिविटी लेट अस सपोज से प्रेडेसेसर, इससे पीछे एक एक्टिविटी है और इस कंसर्न्ड एक्टिविटी दैट इज द 2-3 से एक इसकी सक्सेसर एक्टिविटी है. नाउ अगर मैं बात करूं कि आपकी प्रेडेसेसर जो कि आपकी पीछे वाली एक्टिविटी है और जो आपकी सक्सेसर दैट मींस आपके आगे वाली एक्टिविटी है, राइट. तो अगर मैं बात करूं कि आपकी जो प्रेडेसेसर एक्टिविटी है इसकी टोटल फ्लोट अफेक्ट नहीं हो सकती, कब, इसकी टोटल फ्लोट अफेक्ट नहीं हो सकती जब इस कंसर्न्ड एक्टिविटी या इसकी अकरेंस को आप क्या ना करो, डिले ना करो. मैंने ये बोला कि जो आपकी प्रेडेसेसर एक्टिविटी है, प्रेडेसेसर एक्टिविटी का अगर मैं टोटल फ्लोट को इंटरफेयर ना करूं किसी एक्टिविटी के साथ, तो उस एक्टिविटी के कारण जो आपकी कंसर्न्ड एक्टिविटी है वो इसको अफेक्ट नहीं करेगी. सिमिलरली जो आपकी सक्सेसर एक्टिविटी है, इस सक्सेसर एक्टिविटी का फ्लोट अफेक्ट नहीं होगा, कब, जब इस सक्सेसर एक्टिविटी के जो आपके टेल और हेड इवेंट है वो साइमल्टेनियसली अगर कर जाए. और ऐसे भी समझ लो कि इस जो कंसर्न्ड एक्टिविटी है, इस कंसर्न्ड एक्टिविटी का आपका इनिशियल इवेंट का जो टाइम है वो आपका क्या ना हो, डिफर ना करे. कहने का मतलब ये हुआ
कि टोटल फ्लोट आपकी प्रेडेसर एक्टिविटी का तब अफेक्ट नहीं होगा जब उसकी टोटल फ्लोट अफेक्ट ना हो, और सक्सेसर एक्टिविटी की टोटल फ्लोट अफेक्ट नहीं हो सकती जब उसकी सक्सेसर एक्टिविटी की फ्लोट को आप चेंज ना कराओ। नाउ अब जरा टोटल फ्लोट को चेक करना आपकी कंसर्न एक्टिविटी 2-3 की। पिछली एक्टिविटी की फ्लोट कब डिफर नहीं करेगी? जब आप इस एक्टिविटी की लेट से लेट फिनिश करो। अगर ये एक्टिविटी लेट से लेट फिनिश कब हो सकती है? ये लेट से लेट फिनिश हो सकती है एट द रेट ऑफ 6 डे। बट आपकी जो कंसर्न एक्टिविटी है 2-3, इसको आपने कब अकर करा दिया? इस कंसर्न एक्टिविटी को आपने 5वें दिन पे अकर करा दिया। कब कराना चाहिए था? इसको 6ठे दिन के बाद अकर कराना चाहिए था, लेकिन आपने तो पहले ही अकर करा दिया। पहली पॉसिबिलिटी ये है, दैट मीन्स कि प्रेडेसर एक्टिविटी का डेफिनेटली टोटल फ्लोट अफेक्ट करेगा, बिकॉज कंसर्न एक्टिविटी टीएल को अफेक्ट कर रही है यहां पे। ठीक, नाउ सिमिलरली अगर मैं सक्सेसर एक्टिविटी के बारे में बात कर लूं तो सक्सेसर एक्टिविटी का टोटल फ्लोट अफेक्ट हो सकता है कब? जब इसके इस इवेंट का टाइम क्या है, डिफरेंट हो जाए। कहने का मतलब यह हुआ कि यह कंसर्न्ड एक्टिविटी आपकी सक्सेसर एक्टिविटी के फ्लोट को अफेक्ट कर सकती है बाय होल्डिंग दिस टीई। सक्सेसर एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकती थी? जल्दी से जल्दी ये 12 दिन पे स्टार्ट हो सकती थी, लेकिन पीछे वाली एक्टिविटी को आपने बोला कि आप इसको लेट से लेट 17वें दिन पे फिनिश कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपकी जो आगे वाली एक्टिविटी है वो आपकी उसकी टोटल फ्लोट क्या हो सकती है? अफेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 दिन के बाद, 12 दिन से पहले अपन को इस एक्टिविटी को फिनिश कर लेना चाहिए था, तब तो सक्सेसर एक्टिविटी का फ्लोट अफेक्ट नहीं होता। फ्लोट क्या है? दैट इज द टीएल माइनस टी ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन। बट आपकी तो 2-3 एक्टिविटी ही फिनिश करा रहे हो आप कौन से दिन? या तो 17वें दिन या 15वें दिन। दैट मीन्स कि 12 दिन से तो ये एक्सीड ही हो गया ना। दैट मीन्स कि दोनों एक्टिविटी का आपने क्या करा दिया? इंटरफेरेंस करा दिया। सो टोटल फ्लोट बेसिकली सक्सेसर और प्रेडेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो यही पॉइंट मुझे मेंशन कराना था कि जो आपकी कंसर्न्ड एक्टिविटी है, कंसर्न्ड एक्टिविटी आपकी टोटल फ्लोट के अंदर पिछले वाली एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को क्या करती है? अफेक्ट करेगी, और जो सक्सेसर एक्टिविटी है उसके टोटल फ्लोट को भी क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। सो नोट पॉइंट में मैं आपको यह चीज मेंशन करा रहा हूं कि टोटल फ्लोट ऑफ कंसर्न्ड एक्टिविटी दोनों के फ्लोट को अफेक्ट करती है। कैसे? उसको मैंने टाइम ग्रिड डायग्राम पे बता दिया। ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ होगा तो रिवाइंड करके एक बार देख लेना इसको। नाउ नोट पॉइंट, नोट पॉइंट इज दैट, रेड पेन से लिखो इसको। सो अवर नोट पॉइंट इज टोटल फ्लोट, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, टोटल फ्लोट ऑफ कंसर्न्ड एक्टिविटी, टोटल फ्लोट ऑफ कंसर्न्ड एक्टिविटी will affect total float of both predecessor and successor activity. It will affect the total float of the predecessor and successor activity. एक प्रेडेसर एक्टिविटी की टोटल फ्लोट तब अफेक्ट नहीं होती जब हम उसके आगे वाली एक्टिविटी को उसके टीएल टाइम के बाद अकर कराते, लेकिन आपने 2-3 एक्टिविटी को तो 5वें दिन पे ही अकर करा दिया। कहने का मतलब इसको 6ठे दिन के बाद अपन स्टार्ट कराते तो आपकी पीछे वाली एक्टिविटी का टोटल फ्लोट अफेक्ट नहीं होता। ये पॉइंट मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया। सिमिलरली आप एक एक्टिविटी को, आगे वाली एक्टिविटी को आपका टोटल फ्लोट अफेक्ट नहीं करता कंसर्न्ड एक्टिविटी का, कब? जब आप पिछले वाली एक्टिविटी को उसके अर्लीस्ट सीक्वेंस टाइम पे क्या कर देते? फिनिश कर देते। दैट मीन्स कि जो आपकी सक्सेसर एक्टिविटी है उसकी जो स्टार्ट है, अगर वो टी पे स्टार्ट हो रही है तो आपकी पूरी की पूरी पीछे वाली एक्टिविटी क्या हो जानी थी? फिनिश हो जानी थी। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में जो कंसर्न एक्टिविटी 2-3 है उसको तो हम 17वें दिन पे जाके लेके खत्म करा रहे हैं। दैट मीन्स कि इसको तो 12 दिन से पहले खत्म होना था, लेकिन ये आपकी 17वें दिन पे जा रही है। कहने का मतलब आपकी जो सक्सेसर एक्टिविटी है उसकी भी फ्लोट क्या हो रही है? यहाँ पे
इंटरफेयर हो रही है ऑफ द कंसर्न एक्टिविटी के साथ। सो दिस इज द पॉइंट जो मैंने आपको टाइम ग्रिड से समझाया या स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल फ्लोट आपकी प्रेडेसेसर और सक्सेसर एक्टिविटी दोनों को अफेक्ट करती है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फ्लोट, दैट इज योर दी फ्री फ्लोट। सो जो सेकंड टाइप का आपके पास फ्लोट होता है दैट इज योर दी फ्री फ्लोट। सो नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्लोट इज दी फ्री फ्लोट। So second one is the your free float. इसको जनरली डिनोट करते हो विद द लेटर दैट इज कॉल्ड द FFC, F सबस्क्रिप्ट FC. Now what is your the free float? Again free float भी आपका एक्सेस ऑफ द टाइम अवेलेबल है ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम है कि इट इज द एक्सेस ऑफ मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन, बट थोड़ा सा यहां पे ट्रिक है। फ्री फ्लोट के अंदर आप ये मान के चलते हो, जब फ्री फ्लोट जो है वो ये मान के चलता है कि आपके दोनों इवेंट दैट इज टेल इवेंट और आपकी हेड इवेंट अपने अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पे अकर कर रहा है। दैट मीन्स कि बोथ हेड इवेंट एज वेल एज टेल इवेंट आपके अगर टी टाइम पे अकर कर रहे हैं, तब एक एक्टिविटी के ऊपर तब एक जो फ्री फ्लोट है तब वो क्या कहलाएगा, ये आपका मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन व्हेन, जब आपके दोनों इवेंट दैट इज टेल एंड हेड इवेंट अकर कर जाए, कब, अर्ली स्टार्ट पे। इसको पहले डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, देन इसका स्टेटमेंट देखेंगे। नाउ क्या बताया मैंने, फ्री फ्लोट का कंसेप्ट आपका ये सिग्निफाइज करता है कि दोनों इवेंट टेल इवेंट और हेड इवेंट जब आपके अर्लीस्ट स्टार्ट पे अकर कर जाए दैट इज टी टाइम पे अकर कर जाए, इसके बाद जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है ओवर व्हाट, एक्टिविटी ड्यूरेशन, मतलब एक्टिविटी की ड्यूरेशन को अलग करने के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा दैट इज कॉल्ड द फ्री फ्लोट, राइट। सो सी दिस ओवर द डायग्राम। डायग्राम में अगर मैं इसको दिखाऊं, सो आपकी जो फ्री फ्लोट होती है बेसिकली किस कॉन्सेप्ट से चल रही है, फ्री फ्लोट आपकी चलती है इस कॉन्सेप्ट से कि आपके दोनों इवेंट अपने किस किस टाइम पे अगर करा दो, आप दोनों इवेंट को अगर करा दो इसके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पे। तो सेकंड इवेंट जल्दी से जल्दी कितने टाइम पे अगर कर सकता, दैट इज एट द 5th डे। एंड सिमिलरली इसका जो हेड इवेंट है वो जल्द से जल्द कब अकर हो सकता है, दैट इज एट द रेट ऑफ द 12th डे। तो फ्री फ्लोट आपकी क्या होगी, इट इज द डिफरेंस ऑफ the 12 day minus 5 day over activity duration, right? So see this, इसको मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं। तो अगर मान लो आपकी जो एक्टिविटी है उसका जो हेड इवेंट है वो जल्दी से जल्दी कब अकर करा दोगे आप, 12वें दिन पे आपने अकर करा दिया, राइट। नाउ अब जो इसके ऊपर एक्टिविटी के ऊपर एक्टिविटी की ड्यूरेशन कितनी है, एक्टिविटी की ड्यूरेशन आपके पास जो है वो एक्टिविटी की ड्यूरेशन आपके पास 2 दिन की है। एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है आपके पास वो बेसिकली आपके पास 2 दिन की है। तो ये जो टाइम है, क्या ये मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है किसी भी एक्टिविटी के पास, क्या ये जो टाइम अवेलेबल है ये मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, प्रोवाइडेड आपके दोनों इवेंट्स किस टाइम पे अकर कर रहे हैं, अपने अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पे अकर कर रहे हैं। नाउ इसमें से अगर मैं एक्टिविटी की ड्यूरेशन को अलग कर दूं तो मैक्सिमम टाइम कितना है, 12 में से 5 गया, मैक्सिमम टाइम आपके पास कितना अवेलेबल है, दैट इज 12 minus 5, राइट। सी दिस, दिस इज योर दी 12 minus 5, दिस इज योर, you can say this is your 12 minus 5, राइट। ये तो आपके पास क्या है, ये तो आपके पास मैक्सिमम क्या है, दैट इज मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है जब आपने दोनों इवेंट्स को कहां पे अकर कराया, अर्ली स्टार्ट पे या अर्लीस्ट अकरेंस पे, दोनों इवेंट को आपने अकर कराया। उसमें से अगर मैं एक्टिविटी की ड्यूरेशन माइनस कर दूं कितनी, दिस 2 डेज, अगर मैं इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन 2 दिन को अलग कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7, 7 में से 5 गया दैट इज 5। सो ये जो आपके पास व्हाइट से मैं अब यहां पे जो शो कर रहा हूं ये आपका होता है दैट इज कॉल्ड योर दी फ्री फ्लोट। सो दिस इज योर दी एक्चुअल फ्री फ्लोट, ये आपकी कहलाती है फ्री फ्लोट, राइट।
So this is your the, what you can say, that is your the free float. तो ये जो आपके पास टाइम रहेगा इसको आप क्या बोलते हो, that is your the free float, right? तो फ्री फ्लोट क्या होती है, अब इसको मेंशन कर देते हैं. So free float is the see this point. फ्री फ्लोट क्या होगा, कहां गया, now free float is the, so we can say it is the maximum time available or it is the excess time available over activity duration over activity duration while considering both events, कौन कौन से, that is head and tail. Both events occurred at its earliest occurrence time. जब दोनों इवेंट आपके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पे अकर करेंगे, उस टाइम में से अगर मैं एक्टिविटी की ड्यूरेशन को अलग कर दूं, वो जो आपको टाइम मिलेगा दैट इज योर दी फ्री फ्लोट. So mathematically this FF will be equal to how much? FF will be equal to TE of which event? That is the earliest occurrence time of the head event. So TE of J minus TE of what? That is the tail event. That is the TE of the ith event over the activity duration. That is the Tij. This is your the mathematically your total float. Oh sorry, free float. So this is your the free float. तो ये होता है आपका क्या, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर दी फ्री फ्लोट. नाउ अगेन इस फ्री फ्लोट के भी आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं. जरा चेक करो कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते हैं. एक फॉर्मेट तो आप पीछे वाले से ही बना सकते हो, किससे, दैट इज आपके टोटल फ्लोट से. कैसे बनाए जरा चेक करना. आपकी टोटल फ्लोट क्या थी, आपकी टोटल फ्लोट क्या थी, बेसिकली आपकी जो टोटल फ्लोट थी इट इज द डिफरेंस ऑफ, तो वी कैन से एफटी जो है आपकी, एक सेकंड होल्ड रखना. तो इसी को थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट्स में देखते हैं. तो अलग अलग इसी जो आपका फ्री फ्लोट है इसको डिफरेंट तरीके से भी एक्सप्रेस किया जाता है. क्या क्या इसके अलग अलग तरीके हैं जरा चेक करना. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फ्री फ्लोट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि आपकी जो टोटल फ्लोट थी वो कैसी थी, या टोटल फ्लोट को क्या लिख सकता था. तो टोटल फ्लोट विल बी द, किसी भी एक फॉर्मेट को उठा लो, मैं टोटल फ्लोट को लिख सकता हूं इट इज द टीएल ऑफ द जे, ऐसा लिख सकता हूं मैं, टीएल ऑफ द जे माइनस टीई ऑफ व्हाट, यू कैन से द आई ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन, दैट इज द टीआई. जरा इसमें से मैं चेक करो, इसमें से मैं टीई ऑफ आई एंड टीआई जे को क्या लिख सकता हूं. सी मैं एफ टी को यहां ले जा रहा हूं, इन दोनों को यहां पे ले आ रहा हूं, तो आई कैन राइट कि टीई ऑफ द आई
प्लस टीई ऑफ दी आई प्लस टी आई जे, राइट, ये लिख सकता हूं टीई ऑफ आई प्लस टी आई जे will be how much, that is equal to इसको इधर इसको इधर, so this is the TL of the jth event माइनस आपकी टोटल फ्लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से मैं माइनस साइन को कॉमन निकाल रहा हूं, फ्रॉम हियर FF को मैं लिख रहा हूं that is the TE of J को as it is रखा, राइट, और TE of I माइनस TE of J that is the activity duration, इसमें से माइनस साइन निकाला तो क्या बन जाएगा TI प्लस TIJ, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं क्या TLJ माइनस FT। सो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद मैं बाकी की टर्म्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाकी की टर्म्स को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज द TLJ माइनस FT। नाउ माइनस साइन को अंदर एब्जॉर्ब करा दो, FF विल बी इक्वल टू TE ऑफ द jth इवेंट TL ऑफ द jth इवेंट प्लस FT, राइट। और यू कैन ऑल्सो राइट दिस, इसी चीज को आप और क्या लिख सकते हो, इसी चीज को आप और इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपकी दिस FF विल बी इक्वल टू FT। नाउ सी, अब यहां पे क्या कर रहा हूं FT माइनस, अब मैंने इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा TL ऑफ J माइनस TE ऑफ J, जरा इस ब्रैकेट को ओपन करना तो यही मिल जाएगा FT माइनस TLJ माइनस माइनस प्लस TE ऑफ J, यही चीज लिखी है मैंने, थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख दिया। नाउ जरा चेक करो TL ऑफ J माइनस TE ऑफ J का मतलब क्या है, दैट मींस कि लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द हेड इवेंट में से अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ हेड इवेंट का डिफरेंस ही तो आपका क्या है, दैट इज द स्लेक है। और स्लेक किसका लिखा हुआ है मैंने यहां पे, दिस इज द स्लेक ऑफ द हेड इवेंट। सो आई कैन मेक दिस रिलेशन बिटवीन द FF एंड FT, फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट के बीच में कैसा रिलेशन एग्जिस्ट करता। सो फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट के बीच में आपका रिलेशन आता है कि फ्री फ्लोट विल बी इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस स्लैग ऑफ द हेड इवेंट, दिस इज द SJ वेयर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, वेयर SJ विल बी नथिंग बट इट इज द स्लेक ऑफ हेड इवेंट। एंड हेड इवेंट का कोई भी इवेंट का स्लेक क्या होता है TL माइनस TE, दिस इज योर द स्लेक ओनली, यही तो आपका स्लेक था, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर, इसके बीच में रिलेशन है, ये आपकी रिलेशन है आपके टोटल फ्लोट एंड आपके फ्री फ्लोट के अंदर। सो वी कैन से कि फ्री फ्लोट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल फ्लोट माइनस द स्लेक ऑफ द हेड इवेंट। अब आप जब फ्री फ्लोट निकालोगे, अगर आपको टोटल फ्लोट पता है तो आप क्या करोगे, स्लेक इवेंट के जो हेड इवेंट है उनके स्लैक को आप क्या करते जाओगे, सेपरेट करते जाओगे। तो इस तरीके से आप निकालते हो फ्री फ्लोट को। क्लियर हुआ फ्री फ्लोट क्या होती है। सो फ्रॉम इस तरीके से आप चला एक बार इसको चाहो तो एक बार देख लो कि आपकी, मैं वापस से रिपीट कर दूं उस चीज को कि आपको मैंने बताया कि आपकी फ्री फ्लोट क्या होती है। बेसिकली ये वो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है ओवर एक्टिविटी ड्यूरेशन, जब आपकी कोई एक एक्टिविटी कब स्टार्ट कर जाए, जब आपकी एक एक्टिविटी अगर कर जाए आपके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम पे, दैट मीन्स कि दोनों इवेंट उसके अर्लीस्ट अकर हो, राइट। तो आपका हेड इवेंट भी और आपका टेल इवेंट भी अर्लीस्ट स्टार्ट हो। नाउ किसके ऊपर, ओवर एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो वी कैन से FF इक्वल टू TE ऑफ jth इवेंट माइनस TE ऑफ द ith इवेंट ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन। अब मैंने इसका रिलेशन बनाया है किसके साथ, टोटल फ्लोट का विथ फ्री फ्लोट के साथ। टोटल फ्लोट को क्या लिख सकता हूं, टोटल फ्लोट को आप लिख सकते हो इट इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट, इट इज द डिफरेंस ऑफ द दैट इज द LFT माइनस EST। सो LFT किसके बराबर है, LFT आपके हेड इवेंट के लेटेस्ट अकरेंस टाइम के बराबर है, और EST किसके बराबर है, EST आपके अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द टेल इवेंट के बराबर है। ओवर एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज योर द टोटल फ्लोट। नाउ यहां से मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया, या इस पूरी टर्म्स को TE ऑफ I माइनस TIJ को मैंने वहां पे अच्छा यहाँ पे कई यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी भी बना दे रहा हूँ कि मेरा I क्या है और J क्या है। तो मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी बना ही दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। तो लेट अस सपोज से ये मेरी ith एक्टिविटी है जो मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, और ये मेरी J एक्टिविटी है, ठीक है। I मेरा क्या है, I विल इंडिकेटिंग दी टेल इवेंट और J विल इंडिकेटिंग दी हेड इवेंट।
ठीक है, अब क्लियर है। नाउ यहां पे टेल इवेंट आपका आई से डिनोट किया है और जे इवेंट को मैंने हेड इवेंट को जे से डिनोट किया। हमारे एग्जांपल में आई क्या है, दैट इज 2 और जे आपकी क्या है, दैट इज 3, राइट। नाउ टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट के बीच में रिलेशन बनानी थी, तो मैंने क्या किया, आपका टीई ऑफ आई प्लस टी आई जे को उधर ले गया और टीएल जे माइनस एफ टी यहां पे बना। इस टीई ऑफ आई टी आई जे को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, टेकिंग माइनस साइन कॉमन। यहां से मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, टी आई, यहां से माइनस साइन को कॉमन लो, जब माइनस साइन को कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बनेगा, टीई ऑफ जे माइनस इन ब्रैकेट टीई ऑफ आई प्लस टी आई जे, और टीई ऑफ आई प्लस टी आई जे को मैं क्या लिख सकता हूं, टीएल ऑफ जे माइनस एफ टी। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इसको, यहां से माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो क्या मिला मुझे, टीई ऑफ जे माइनस टीएल ऑफ जे माइनस एफ टी, सॉरी प्लस एफ टी। जब आपको ये मिल गया, इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने एफ टी को बाहर ले लिया और पूरा का पूरा जो माइनस साइन है इसको ब्रैकेट के अंदर किस फॉर्म में लिख दिया, टीएल जे माइनस टीई ऑफ जे। नाउ दिस टीएल जे माइनस टीई ऑफ जे विल बी इक्वल टू नथिंग बट द हेड इवेंट का क्या है, यही तो आपका स्लैग है। तो टोटल फ्लोट में से अगर मैं स्लैग ऑफ हेड इवेंट को अलग कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फ्री फ्लोट। करेक्ट है, दिस इज अबाउट द स्टोरी अबाउट द फ्री फ्लोट। नाउ सेम पॉइंट जैसे मैंने टोटल फ्लोट के बारे में बताया था आपको कि ये आपकी दोनों एक्टिविटी को जो कंसर्न एक्टिविटी है, दैट इज कंसर्न एक्टिविटी इज द 2 3, ये आपकी प्रेडेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को अफेक्ट कर रहा था और वो ही चीज आपकी सक्सेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को अफेक्ट कर रहा था। नाउ सिमिलरली अगर मैं फ्री फ्लोट के बारे में चेक करूं, तो जो आपकी फ्री फ्लोट है ये आपके प्रेडेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को अफेक्ट कर सकती है। कैसे, इन द सेम वे कि जो आपका 2 3 एक्टिविटी है, तो सेकंड इवेंट को आपको अगर कराना था, सेकंड इवेंट का आपका लेट से लेट अगर कब हो रहा था, 6वें दिन पे, लेकिन आपने फ्री फ्लोट में क्या माना कि हर एक इवेंट अपने अर्ली स्टार्ट पे अकर कर रहा, मतलब आपने 5वें दिन पे इसको अगर करा दिया, राइट। तो जो इसकी पीछे वाली एक्टिविटी है उसको 6ठे दिन पे फिनिश होना था, लेकिन आपने नेक्स्ट एक्टिविटी को 5वें दिन पे ही स्टार्ट कर दिया। दैट मींस दोनों एक्टिविटी क्या हो गई, इंटरफेरेंस हो गई। इस इंटरफेरेंस के कारण आपकी फ्री फ्लोट प्रेडेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को अफेक्ट करेगी। लेकिन सक्सेसर एक्टिविटी के अंदर क्या है, सक्सेसर एक्टिविटी आपकी स्टार्ट होगी अपने अर्ली स्टार्ट टाइम, दैट इज 12th डे, और आपका फ्री फ्लोट का कंसेप्ट ये बोल रहा है कि आपका जो हेड इवेंट है वो आपका कब अकर कर रहा है, 12वें दिन पे ही अकर कर रहा है। दैट मींस कि 12वां दिन खत्म हुआ और उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और यही तो हमने बोला है कि फ्री फ्लोट में आपका अर्ली स्टार्ट टाइम ही आप लेके चल रहे हो। दैट मींस कि सक्सेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को ये अफेक्ट नहीं करती है। सो फ्री फ्लोट आपके प्रेडेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को तो अफेक्ट करेगी, बट आपके सक्सेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को अफेक्ट नहीं करेगी। सो ये पॉइंट भी अपन यहां पे मेंशन कर सकते हैं। दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी मेंशन ओवर हियर, दैट इज नोट पॉइंट में मेंशन कर दे रहा हूं इसको। सो नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट इज फ्री फ्लोट ऑफ concerned activity, free float of concerned activity will affect the free float of concerned activity affect the total float of predecessor activity but not affect the total float of successor activity. So this is about the story about the free float, right? So this is the second kind of the float. Now coming to the next point, that is the third kind of the float, is called the interfering float. So next one is the, अगला आपके पास है थर्ड, third one is the interfering float.
next is the third. So this is your the interfering float, या you can say the independent. पहले independent देख लेते हैं. Independent float. Now what is this independent float? Independent float क्या होती है आपकी? So basically आपकी जो independent float है, अब अभी तक अपन देख रहे थे मैक्सिमम टाइम को. नाउ जो आपकी इंडिपेंडेंट फ्लोट है, इट इज द मिनिमम टाइम के बारे में बात करता है. कहने का मतलब ये है कि इट इज द, पहले डेफिनेशन फिर इसको टाइम ग्रिड पे समझाऊंगा. सो इंडिपेंडेंट फ्लोट इज द मिनिमम टाइम अवेलेबल ओवर एन एक्टिविटी ड्यूरेशन सो दैट कि इंटायर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो अफेक्ट ना हो. सो वी कैन से इट इज द मिनिमम टाइम अवेलेबल ओवर एन एक्टिविटी ड्यूरेशन in such a way that the start or finishing of an activity cannot affect the ultimate project duration or the scheduled project duration. It is just reverse of the total float. That means वहां पे मैं एक मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा था और यहां पे अब मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मिनिमम टाइम के बारे में बात कर रहा हूं. नाउ किसी भी एक्टिविटी के अंदर मिनिमम कितना टाइम अवेलेबल हो सकता है? एक मिनिमम टाइम अवेलेबल होगा जब वो एक एक्टिविटी अपने लेटेस्ट, या ऐसा समझ लो कि जब वो एक एक्टिविटी अपने लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पे क्या हो, स्टार्ट करे, या ऐसे समझ लो कि वो लेट से लेट स्टार्ट करे और वो अर्ली से अर्ली क्या कर जाए, फिनिश कर जाए. राइट, तभी तो आपके पास मिनिमम टाइम अवेलेबल होगा. कहने का मतलब ये हुआ कि एक एक्टिविटी को आप लेट से लेट क्या कर रहे हो, फिनिश कर रहे हो, या आप एक एक्टिविटी को लेट से लेट क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, और उस एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी क्या कर ले रहा हो, फिनिश कर ले रहा हो. तो ये जो मिनिमम टाइम अवेलेबल है ओवर व्हाट, दैट इज द एक्टिविटी ड्यूरेशन, दैट इज योर द इंडिपेंडेंट फ्लो. वापस से समझ लो इसको. एक एक्टिविटी के पास मिनिमम टाइम कब अवेलेबल होगा? जब आप उस एक्टिविटी को जितना लेट हो उतने लेट से आप स्टार्ट करो और उसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर लो. तो लेट से स्टार्ट किया और जल्दी से जल्दी आपने फिनिश किया, लेट से स्टार्ट किया और जल्दी से जल्दी आपने फिनिश किया. ये जो मिनिमम टाइम अवेलेबल है ओवर व्हाट, एक्टिविटी ड्यूरेशन के ऊपर, यही आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट फ्लोट. जरा इसको टाइम ग्रिड डायग्राम में अगर अपन देखें अपने एग्जांपल में, सो इन द टाइम ग्रिड डायग्राम if we see कि what is your this independent float. So in the time grid diagram if we see what is your independent float, so our independent float will be nothing but it is the difference of what, कि एक एक्टिविटी लेट से लेट आपकी स्टार्ट हो और आपकी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, फिनिश हो जाए. तो जल्दी से जल्दी एक एक्टिविटी कब फिनिश हो सकती है? जल्दी से जल्दी एक एक्टिविटी फिनिश हो सकती है, लेट अस सपोज ये 2-3 एक्टिविटी, तो जल्दी से जल्दी एक एक्टिविटी फिनिश हो सकती है जब उसका हेड इवेंट जल्दी से जल्दी अकर करा दो. तो 2-3 एक्टिविटी का हेड इवेंट जल्दी से जल्दी कब अकर हो सकता है? 12वें दिन पे. और उसी 2-3 एक्टिविटी को आप लेट से लेट कितने दिन पे ले जा सकते हो? जब उसकी आपकी टेल इवेंट लेट से लेट पॉसिबल हो. तो टेल इवेंट लेट से लेट कितनी देर तक आप होल्ड करके रख सकते हो या आकर करा सकते हो? 7वें दिन. तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक एक्टिविटी के ऊपर हम मिनिमम टाइम वैसे निकालेंगे जब उसका टेल इवेंट अगर कर रहा है उसके लेट स्टार्ट टाइम पे और उसकी हेड इवेंट अगर कर जाए किस पे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे. तो टेल इवेंट आपकी लेट से लेट कब अगर करा रहे हो? 7वें दिन पे. और हेड इवेंट जल्दी से जल्दी कब अगर करा रहे हो? 12वें दिन पे. दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यही तो आपका क्या है, यही तो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट है. ओवर व्हाट, उसमें से ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. राइट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इट इज द डिफरेंस ऑफ, और यू कैन से इट इज द डिफरेंस ऑफ, हाँ, एक इवेंट आपका लेट से लेट कब अकर हो रहा है, एक लेट से लेट इवेंट आपका अकर कर रहा है, दैट इज एट द रेट ऑफ हेड इवेंट लेट से लेट आपका 6ठे दिन पे आ रहा है. ठीक है, पिछली एक्टिविटी जो थी उसमें आपका लेट से लेट कितना था इवेंट का? सो ये आपका 6ठे दिन पे लेट से लेट पॉसिबल है और जल्दी से जल्दी ये कब पॉसिबल है? 12वें दिन पे. ठीक है, सो इसको आप टाइम ग्रिड डायग्राम पे बना सकते हो. जरा चेक करो कैसे बना रहा हूं इसको. 6th डे पे एक लाइन खींचनी है, 6वें दिन पे किस कलर से, इसी कलर से खींच दो लाइन.
सो ये आपकी 6th डे से एक लाइन आ रही है, अरे यार तो 6वें दिन से आपकी ये लाइन आई, राइट। मतलब आपने हेड इवेंट को कब अकर कराया, आपने हेड इवेंट को अकर कराया लेट से लेट, और आपने उसी टेल इवेंट को कब अकर करा दिया, उस टेल इवेंट को आपने अकर करा दिया जल्दी से जल्दी। तो ये जो आपकी एक्टिविटी की ड्यूरेशन बन रही है, या ये जो आपका टाइम गैप है ओवर एन एक्टिविटी ड्यूरेशन, ओवर एन एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना, 12 - 6, हाउ मच, दैट इज 6। ओवर एक्टिविटी ड्यूरेशन कितनी एक्टिविटी की ड्यूरेशन, दैट इज 2 डे, सब्ट्रैक्टिंग दिस 2 डे, दिस इज इक्वल टू योर दी टोटल फ्लोट, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्लोट, दैट इज इक्वल टू 4। सो आपकी जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है इसको FIN से डिनोट करते हैं। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट विल बी दी नथिंग बट इज द मिनिमम टाइम अवेलेबल ओवर द एक्टिविटी ड्यूरेशन प्रोवाइडेड आपका जो पीछे वाला इवेंट है वो आपका लेट से लेट अकर कर जाए, और जो आपकी आगे वाला इवेंट है वो अर्ली से अर्ली अकर कर जाए। उस टाइम पे जो मिनिमम गैप ऑफ दी, उस टाइम पे जो आपके पास मिनिमम टाइम अवेलेबल है वही आपका क्या है, इंडिपेंडेंट फ्लोट है, प्रोवाइडेड एक्टिविटी की ड्यूरेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सो दिस इज योर दी कंसेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट फ्लोट। नाउ इफ वी सी कि इंडिपेंडेंट फ्लोट ना तो आपके प्रेडेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को अफेक्ट कर रहा है, रीजन इज दैट कि जो प्रेडेसर एक्टिविटी है उसका TL टाइम कितना है, दैट इज 60। तो 6th डे के बाद ही आपका क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट फ्लोट आ रहा है। तो वी कैन से कि प्रेडेसर एक्टिविटी की आपकी टोटल फ्लोट अफेक्ट नहीं हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिपेंडेंट फ्लोट। सिमिलरली जरा चेक करो सक्सेसर एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकती है, 12वें दिन, और आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट कहां पे खत्म हो रहा, 12वें दिन पे जाके। दैट मीन्स कि ये सक्सेसर एक्टिविटी के भी किस चीज को अफेक्ट नहीं करता, टोटल फ्लोट को अफेक्ट नहीं करता। सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपका ये है कि इंडिपेंडेंट फ्लोट विल नेवर अफेक्ट दी सक्सेसर एक्टिविटी का टोटल फ्लोट एंड प्रेडेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को। सो दिस इज अबाउट द concept of the independent float. So we can mention this point also. So what is your the independent float? So this is the second slide, na? So this is the previous one. So independent float is nothing but it is the, so first point इसके अंदर, it is the excess of minimum time, excess of minimum time, it is the excess of minimum time available over an activity duration. It is the excess of minimum time available over the activity duration. So it is the minimum time available over the activity duration. Now next point, किस कंसेप्ट से निकालते हो आप मिनिमम टाइम को? So an activity having the minimum time, an activity have minimum time, an activity have minimum time if its tail event occur at the latest occurrence time for its completion, for its completion when, for its completion when its tail event occur when its tail event occurs at latest time and head event occurs at its earliest time. So उस टाइम पे एक्टिविटी की ड्यूरेशन के ऊपर जो भी आपके पास मिनिमम टाइम अवेलेबल है दैट इज योर द इंडिपेंडेंट फ्लोट। डिनोट करते हैं इसको FIN से, ठीक है। सो दिस विल बी डिनोटेड बाय FIN, राइट। एक्चुअली इंटरफेयरिंग को FIN से, इसको FI से डिनोट कर लो, नहीं तो फिर इंटरफेरेंस के साथ दिक्कत जाएगी। तो इसको जनरली आप डिनोट करो FI से, और जो आपकी इंटरफेयरिंग फ्लोट है उसको आप FIN से डिनोट करना। तो पीछे वाली स्लाइड में भी इसको मेंशन कर दे रहा हूं कि इसको आप डिनोट करो किससे, दैट इज दी
आई से, इंटरफेयरिंग को मैं एफ आई एन से डिनोट करूंगा, राइट। तो प्रीवियस वन, इसको पहले बंद कर दो नाउ। सो दिस इज योर दी टोटल फ्लोट। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेना है बस। तो मैथमेटिकली अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? तो मैथमेटिकली आपका जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है, this can be written as this fi will be how much? It is the mathematically TL of what? TE of jth event, right? That is the earliest occurrence of the head event में से latest occurrence of what? Latest occurrence of your previous event, that is the tail event over the activity duration. So ये फॉर्मेट होती है आपकी किसकी? इंडिपेंडेंट फ्लोट की। There is a TE of j minus TL of I minus TIj, right? So this is the first form of the independent float. तो पहला फॉर्म आपके इंडिपेंडेंट फ्लोट का इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, राइट? So this is the first form of your independent float. Coming to the next point, इसी इंडिपेंडेंट फ्लोट के अंदर जरा चेक करना कि क्या इसी इंडिपेंडेंट फ्लोट को मैं रिलेट कर सकता हूं फ्री फ्लोट से? हाँ, कर सकता हूं। जरा चेक करना कैसे। फ्री फ्लोट को क्या लिख सकता था? जरा फ्री फ्लोट को देखो क्या लिख सकता हूं। फ्री फ्लोट कैन बी रिटन एज टीई ऑफ जे माइनस टीई ऑफ आई। क्या बोल रहा हूं? फ्री फ्लोट विल बी इक्वल टू टीई ऑफ जे माइनस टीई ऑफ आईथ इवेंट। टी ऑफ आई माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन, लिख सकता था ना। यहां से जरा चेक करना मैं किस चीज को निकाल लूं। यहां से अगर मैं वापस से अब की बार मैं क्या कर रहा हूं कि आपका यहां से एफ एफ से मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं टीई ऑफ जे एंड टी आई जे को, ठीक है, डिफरेंस को। सो वी कैन राइट कि एफ एफ और टीई ऑफ जे और टी आई जे, यहां वाला चीज मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको इधर पहुंचा दो। ये लिख सकता हूं किसको? टीई ऑफ जे में से आपने एक्टिविटी ड्यूरेशन को अलग किया। नाउ टीई ऑफ जे एंड टी आई जे को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं एफ एफ एंड टीई ऑफ आई। सो यही चीज मैं यहां पे ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जरा चेक करना क्या रिलेशन बन रही है आपके। तो जब मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया एफ आई will be equal to now TE of j and आपका minus of TIj, TE of j minus TIj को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं FF प्लस TE of I, और एक ऑलरेडी आपका चल रहा है there is a TL of I। अब ith इवेंट आ रहा है यहां पे। now F इंडिपेंडेंट फ्री फ्लोट, इसमें से मैं माइनस साइन को कॉमन ले रहा हूं और लिख रहा हूं TL of I, TL of I माइनस टीई ऑफ आई। ये क्या लिखा हुआ है? टीएल माइनस टीई ऑफ आई, या डिफरेंस ऑफ द लेटेस्ट अकरेंस टाइम माइनस अर्लीस्ट अकरेंस टाइम ऑफ द टेल इवेंट, दैट इज नथिंग बट द स्लेक ऑफ द टेल इवेंट। सो आवर एफ इंडिपेंडेंट विल बी इक्वल टू फ्री फ्लोट माइनस एस ऑफ आई, वेयर एस आई आपका क्या है? दिस इज द स्लेक ऑफ द previous event or your the tail event. So this is the relation between the independent float as well as your the free float. So we can mention this relation कि ये आपकी relation होती है किसके बीच में? This is the relation between the independent float as well as आपके free float के बीच में। तो पूछता है क्वेश्चन में कि जो slack of the tail event है ये मैथमेटिकली क्या आपके फ्री फ्लोट माइनस इंडिपेंडेंट फ्लोट के बराबर है? क्या ये इंडिपेंडेंट फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट के बराबर है? या ऐसे भी पूछ सकता है क्या आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट फ्री फ्लोट से ज्यादा है, कम है, इक्वल है या नेगेटिव है, या उससे मतलब मिनिमम है उससे? तो ये डिपेंड कर जाएगा आपके स्लैक ऑफ द हेड इवेंट पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बार बार मैं इस पे एम्फेसिस दे रहा हूं। इंडिपेंडेंट फ्लोट आपके फ्री फ्लोट से ज्यादा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है और उससे कम हो सकता है। ये डिपेंड कर जाएगा कि आपका स्लेक ऑफ द टेल इवेंट जीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहला केस, अगर स्लेक आपका हेड इवेंट का
सॉरी, अगर क्या बोल रहा हूं इसको मैं लिख के बता रहा हूं, मेरा क्वेश्चन समझो। इसमें मैं ये बोल रहा हूं कि इंडिपेंडेंट फ्लोट, मैं ये बोल रहा हूं यहां पे कि आपकी इंडिपेंडेंट फ्लोट बड़ी है फ्री फ्लोट से, उसके बराबर है या लेस देन है। तो ये तीनों कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करेंगी किसके ऊपर डिपेंड करके, एसआई आपकी पॉजिटिव है, जीरो है या नेगेटिव है। ठीक, अगर मान लो आपकी एसआई दैट मींस की स्लेक आपका हेड इवेंट का, सॉरी टेल इवेंट का, एसआई का मतलब स्लेक ऑफ टेल इवेंट पीछे वाला, अगर आपका टेल इवेंट का स्लेक पॉजिटिव है, अगर यहां पे पॉजिटिव वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो आपकी कंडीशन क्या होगी, आपकी लास्ट कंडीशन होगी कि आपका एफ आई जो रहेगा वो लेस देन होगा किससे, एफ एफ से। तो इस कंडीशन के लिए ऐसे मैट्रिक्स मैचिंग आता है ये, इस कंडीशन के लिए आपका एफ आई लेस देन होगा किससे, दैट इज एफ एफ के बराबर। अगर आपकी स्लेक ऑफ टेल इवेंट किसके बराबर हो जाए, दैट इज जीरो के बराबर हो जाए, सब्स्टिट्यूट करो जीरो के बराबर, तो आपकी एफ इंडिपेंडेंट फ्री फ्लोट के बराबर हो जाएगी। सो दिस इज दी मैचिंग। सिमिलरली अगर आपकी स्लेक ऑफ दिस टेल इवेंट नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उस केस में आपकी इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट से ज्यादा हो जाएगी। तो ये केस होता है आपका जब फ्री फ्लोट आपकी कम है इंडिपेंडेंट से, और जब आपकी फ्री फ्लोट ज्यादा है इंडिपेंडेंट से। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ध्यान रखना ये डिपेंड कर जाएगा आपकी किसके ऊपर, स्लेक ऑफ दी आगे पीछे वाला इवेंट, दैट इज द टेल इवेंट के ऊपर। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर, राइट। तो एक क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, तो ये सारे के सारे जो भी मैंने अभी तीन मैट्रिक्स मैचिंग बताई है, ये कहीं ना कहीं आपके जीपीएससी या ईएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। सो दिस इज अबाउट द केस। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, इंडिपेंडेंट फ्लोट है। नाउ लास्ट जो आपका फ्लोट है दैट इज कॉल्ड योर द इंटरफेयरिंग फ्लोट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट फ्लोट, दिस इज योर इंटरफेयरिंग फ्लोट। इंडिपेंडेंट हो गया, इसके बाद आपका आता है दैट इज योर दी इंटरफेयरिंग फ्लोट। सो चौथा जो आपका फ्लोट है इंटरफेयरिंग फ्लोट। नाउ इंटरफेयरिंग फ्लोट आपका मैथमेटिकली ये डिफरेंस है आपके टोटल फ्लोट का एज वेल एज दी फ्री फ्लोट का। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जब आप टोटल फ्लोट, जरा सेकंड वाले फॉर्मूले में जाना, जब मैंने फ्री फ्लोट डिस्कस किया था, फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट के बीच में क्या रिलेशन है, फ्री फ्लोट इक्वल टू एफ टी माइनस एस ऑफ हेड इवेंट या स्लेक ऑफ दी हेड इवेंट। अब इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या है, ये डिफरेंस है आपका किसका, टोटल फ्लोट एज वेल एज फ्री फ्लोट का। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये दूसरा नाम है आपका किसका, स्लेक ऑफ द हेड इवेंट का, यही आपका होता है इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो वी कैन से दिस इज, अच्छा एक पॉइंट मेंशन कराना भूल गया हूं, इस पे बाद में आ रहा हूं। आपकी इंडिपेंडेंट फ्लोट पे पहले एक नोट पॉइंट लिखाना था कि जो आपकी इंटरफेयरिंग फ्लोट है, नाइदर ये अफेक्ट फॉर द प्रेडेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को, और ना ही वो अफेक्ट करती है आपकी सक्सेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट के लिए। तो पहले इस नोट पॉइंट को मेंशन करूंगा, उसके बाद मैं वापस से इंटरफेयरिंग फ्लोट पे आऊंगा। तो क्या नोट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट, राइट। तो इंडिपेंडेंट float will neither affect the total float of predecessor activity. It will neither affect the total float of the predecessor activity nor affects the total float of successor activity. So we can say कि जो आपकी इंडिपेंडेंट फ्लोट थी, ये ना तो आपके प्रेडेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को अफेक्ट कर रही थी, और ना ही ये सक्सेसर एक्टिविटी के टोटल फ्लोट को अफेक्ट करती है, राइट। नाउ अब आएगा आपका दैट इज कॉल्ड योर दी इंटरफेयरिंग फ्लोट। अब यहां से मैं मेंशन कराऊंगा इंटरफेयरिंग फ्लोट के बारे में। सो व्हाट इज योर इंटरफेयरिंग फ्लोट्स? So see, this is your interfering float. So fourth one is the
फोर्थ इज द इंटरफेयरिंग फ्लोट। नाउ इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या होती है? बेसिकली इट इज नथिंग बट द अनदर नेम ऑफ द स्लैक ऑफ द हेड इवेंट। मैथमेटिकली इट इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल फ्लोट एज वेल एज द फ्री फ्लोट। ये डिफरेंट ही टाइप का फ्लोट है, ये टाइम ग्राफ डायग्राम पे नहीं बताया जाएगा, राइट? शो भी नहीं कर सकते हम इस चीज को, ठीक है? सो इंटरफेयरिंग फ्लोट विल बी नथिंग, इट इज द अनदर नेम ऑफ slack of you can say head event। और head event की स्लैक किससे डिनोट करते हो आप? SJ से। मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हो? डिनोट किया जाता है इसको f of I, n। so we can say fin will be nothing but the f total, it is the f total माइनस फ्री फ्लोट। और जब आप इसको सेकंड फॉर्मूले से चेक करोगे, जब आप इसको सेकंड जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि फ्री फ्लोट आपकी क्या है? फ्री फ्लोट आपकी डिफरेंस है किसका? टोटल फ्लोट का स्लैक ऑफ द हेड इवेंट के साथ। तो वहां से आप इसको ये कंक्लूड कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू दी एस ऑफ द जेथ इवेंट, दैट इज द SJ के बराबर भी ये चीज होती है। सो यही आपका क्या था? इंटरफेयरिंग फ्लोट था, विच इज न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली इट इज नथिंग बट द अनदर नेम ऑफ द स्लैक ऑफ द यू कैन से द हेड इवेंट, राइट? सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लोट। दैट इज फ्री फ्लोट क्या होती है, सबसे पहले डिस्कस किया टोटल फ्लोट क्या होती है। टोटल फ्लोट के बाद मैंने डिस्कस किया कि आपकी फ्री फ्लोट क्या होती है। फ्री फ्लोट के बाद मैंने डिस्कशन किया कि आपकी इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होती है, और इंडिपेंडेंट फ्लोट के बाद मैंने डिस्कस किया कि आपकी इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या होती है। तीनों फ्लोट या चारों फ्लोट्स को, तीनों जो इससे पहले 1 2 3 फ्लोट थी, दैट इज टोटल, इंडिपेंडेंट एज वेल एज आपकी फ्री, इसको मैंने टाइम ग्रिड के ऊपर मेंशन करके दिखाया। और इंटरफेयरिंग फ्लोट इज जस्ट दी अनदर नेम ऑफ दी स्लैक ऑफ दी हेड इवेंट, राइट? सो क्वेश्चन के अंदर यही सारी चीजें आपसे पूछता है कि आपको अलग अलग फ्लोट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये कोई सा भी पार्ट पूछ लेगा, कन्वेंशनल में चारों एक साथ पूछेगा, उसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे, बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाए, राइट? सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द फ्लोट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इंटायर आपके पार्ट एंड सीपीएम का। प्रोबेबली क्लियर हुआ होगा, ठीक है? नाउ सिमिलरली अब टोटल फ्लोट के भी आपके डिफरेंट क्या हैं? टाइप्स हैं। कैसे? अगर आपकी टोटल फ्लोट 0 हो जाए तो एक केस बन सकता है, जैसे मैंने बोला था ना आपको, स्लैक तो आपका इवेंट का एक ही होता था, स्लैक के अलग अलग टाइप नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आपके फ्लोट्स अलग अलग टाइप के थे। अब उसमें भी आपका एक टोटल फ्लोट है, उसके भी सब टाइप है। जैसे कि आपका टोटल फ्लोट क्या है? टोटल फ्लोट विल बी नथिंग बट इट इज द डिफरेंस ऑफ यू कैन से द TL ऑफ द J माइनस TE ऑफ द I, दैट मीन्स की लेटेस्ट अकरेंस टाइम ऑफ इट्स हेड इवेंट माइनस लेटेस्ट earliest occurrence time of its tail event over the activity duration, that is the TIJ। now अगर ये चीज आपकी 0 हो सकती है तो एक आपका टोटल फ्लोट का कैटेगरी बनेगा। हो सकता है ये वैल्यूज टोटल फ्लोट की नेगेटिव आ जाए, तब नेक्स्ट कैटेगरी बन सकती है, और हो सकता है ये आपकी FT पॉजिटिव आ जाए। सो अब यहां से आपके डिफरेंट टाइप, अभी तो मैंने आपको फ्लोट के टाइप बताए, अब टोटल फ्लोट के आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट? सो हेडिंग डालेंगे दैट इज द एनालिसिस ऑफ द सीपीएम के अंदर। कैसे निकालोगे? कि क्रिटिकल पाथ को निकालने के लिए अगर आपको क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करनी, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पर्ट के अंदर आप तो स्लैक निकाल रहे थे कि जिसका स्लैक 0 है या नेगेटिव है वो एक्टिविटीज आपकी क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल है, और वहां से जो पाथ निकल के आ रहा था वो पाथ आपका क्या था? क्रिटिकल पाथ था। नाउ सिमिलरली क्रिटिकल पाथ मेथड किस पे बेस्ड है? ये आपका एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। एक्टिविटीज के अंदर आपकी स्लैक नहीं चलती, एक्टिविटीज के अंदर आपकी क्या चलती है? फ्लोट। तो अब हर एक्टिविटी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? फ्लोट निकालना पड़ेगा। कौन सा वाला? टोटल फ्लोट निकालना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा वेदर ये फ्लोट पॉजिटिव है तो नहीं है वो क्रिटिकल एक्टिविटी, दीज आर कॉल्ड दी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। अगर वो इक्वल टू 0 है, अगेन दैट इज एनालॉगस टू स्लैक, दैट इज आपका उसका केस में जो टोटल फ्लोट 0 है वो सारी की सारी आपकी क्या है? क्रिटिकल एक्टिविटीज है। और अगर ये टोटल फ्लोट आपकी नेगेटिव है
तो इसका इंडिकेशन क्या हुआ कि वो सारी एक्टिविटीज आपकी क्या है, सुपर क्रिटिकल है। तो इस तरीके से आप एक क्रिटिकल पाथ को एनालाइज करते हो जब आप अपना सीपीएम मेथड को अडॉप्ट करते हो प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए। तो यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि सीपीएम के अंदर क्रिटिकल पाथ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है, अगली जो आपकी हेडिंग है, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ, सो नेक्स्ट इज दी identification of critical activity oblique path in CPM। CPM के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है किसको, क्रिटिकल पाथ को। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो पहले एक फॉर्मेट लिख दे रहा हूं। तो डू दी, एक इंट्रोडक्शन टाइप का मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे। टू डू दी एनालिसिस, so to do the analysis in the CPM, critical path is required। आपको क्रिटिकल पाथ की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अब ये क्रिटिकल पाथ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सो विच इज, आइडेंटिफिकेशन लिखा रहा हूं, which is based upon the critical activities, which is based upon critical activities, which is based upon critical activities that found by using total float, by using the total float। क्यों टोटल फ्लोट क्यों निकाल रहे हो आप? क्योंकि ये आपकी सीपीएम एक्टिविटी अप्रोच पे बेस्ड है और हम एक्टिविटी के लिए किसको डिफाइन करते, उसके फ्लोट को डिफाइन करते। तो जिसमें आपको फ्लोट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो होगा, उसकी हम सीपीएम में क्रिटिकल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे अगर आपका टोटल फ्लोट क्या है, जीरो या नेगेटिव हो, राइट। जबकि पर्ट के अंदर आप किसको निकालते थे, पर्ट के अंदर आप इवेंट के स्लैक को निकालते थे, राइट। सो आपके डिफरेंट टाइप के फ्लोट्स कुछ इस तरीके से हैं। So we can say कि to do the analysis in the CPM, critical path is required, which is based upon the critical activities that is found by using the total float as follows. अब क्या follows करना है इसमें, क्या है? So see one by one. सेम जैसा आपका स्लैक पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो है, वैसे ही आपके यहाँ पे जो आपके टोटल फ्लोट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो पहला केस यहाँ पे ए कि इफ the total float, you can say this ft, अगर ये आपका नेगेटिव है, if ft will be negative, तो इसकी इंडिकेशन क्या होगी? if ft is negative, what does it indicates? so if ft is negative, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी टोटल फ्लोट नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी आपकी सुपर क्रिटिकल एक्टिविटीज है। बिल्कुल एनालॉगस आप इसको रिलेट कर सकते हो किससे, स्लैक के साथ। अगर आपकी स्लैक नेगेटिव है देन उसका मतलब क्या था कि सारी एक्टिविटीज जो इसके पाथ के अलोंग आ रही हैं बिहाइंड द शेड्यूल रन कर रही हैं, और बिहाइंड द शेड्यूल रन होने के कारण प्रोजेक्ट आपका क्या है, डिले हो रहा है। अगर प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे। सेम इज द कंसेप्ट विद द एफटी अगर आपकी नेगेटिव है। अगर टोटल फ्लोट नेगेटिव है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्टिविटीज है वो सारे के सारी एक्टिविटीज आपकी शेड्यूल से पीछे चल रही हैं। तो आपको यहां पे शेड्यूल पे लाने के लिए, अच्छा कोई भी एक्टिविटी शेड्यूल से पीछे क्यों चल रही है? क्योंकि उसके अंदर जो लगे हुए रिसोर्सेज हैं वो एक मिनिमम रिसोर्सेज से कम लगे हुए हैं, इसलिए तो वो एक्टिविटी पीछे चल रही है। तो आप क्या करोगे, आप उस एक्टिविटीज के अंदर क्या रखोगे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दोगे, या जो मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उसको आप बढ़ा के उसके ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज तक पहुंचा दोगे, सो दैट कि आपकी एक एक्टिविटी ऑन टाइम क्या है, कंप्लीट हो जाए, या आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए।
अब यहां पे मैं सारे के सारे पॉइंट आपको जो है मेंशन करा रहा हूं कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्लैग के अंदर मैंने जस्ट आपको ट्री डायग्राम के फॉर्म में बता दिया था। तो ये थ्योरी और वो वाली थ्योरी दोनों एनालॉगस है, सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा फ्लोट एंड स्लैग का, बस। बाकी सारी की सारी पॉइंट्स यहां पे वैलिड है आपके स्लैग वाले ही। सो पहला पॉइंट इसके अंदर अगर मैं मेंशन करूं, दैट इज इफ द टोटल फ्लोट इज नेगेटिव, if the total float is negative, अगर आपका जो टोटल फ्लोट है वो नेगेटिव है, वेट अ मिनट, नाउ द पॉइंट इज दैट कि आपका टोटल फ्लोट के बारे में अगर नेगेटिव है तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो इफ द टोटल फ्लोट अगर आपकी नेगेटिव है किसी भी एक्टिविटी की, सो इफ द टोटल फ्लोट इज नेगेटिव फॉर एन एक्टिविटी इट इज टर्म्ड एज, देन इसको क्या बोलते हैं, इट इज टर्म्ड एज सुपर क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो उन एक्टिविटीज को आप क्या बोलोगे, दैट इज दी, वो एक्टिविटीज आपकी सारी की सारी क्या हैं, सुपर क्रिटिकल हैं। दिस इज टर्म्ड एज सुपर क्रिटिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट सच एक्टिविटीज आर दोस, ये कौन सी एक्टिविटीज है, ये वो एक्टिविटीज हैं जो अपने शेड्यूल से पीछे रन कर रही हैं। तो वही पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, सच एक्टिविटीज आर दोस which are runs behind the schedule, नो पीछे क्यों रन कर रही है, क्योंकि इसके अंदर जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे वो लेस थे एज कंपेयर टू ऑप्टिमम के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे। तो ये रिसोर्सेज अलोकेटेड मतलब यहां पे जो रिसोर्सेज आर अवेलेबल आर लेस देन द ऑप्टिमम, hence extra resources must be deployed to bring project on schedule। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी जो एक्टिविटीज अपने शेड्यूल से पीछे रन कर रही हैं वो आपकी क्या आ जाए, ऑन शेड्यूल आ जाए। तो ये कहानी होती है आपकी किसकी, व्हेन दी टोटल फ्लोट अगर आपकी क्या है, नेगेटिव आ जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, नेक्स्ट केस आपका बन सकता है कि इफ द टोटल फ्लोट लेट अस सपोज से 0 है, तो सेकंड कंडीशन है आपकी, दैट इज द बी कंडीशन, कि इफ टोटल फ्लोट ft इज 0,
नाउ क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी इसकी, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इफ द टोटल फ्लोट इज 0। नाउ अगर आपका टोटल फ्लोट 0 है, इसका मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी क्या हो जाएंगी, क्रिटिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी। और जब आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज होगी तो उसके अंदर जो भी आपने रिसोर्सेज रखे हैं वो आपके ऑप्टिमम नंबर के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी में कुछ भी डिले हुआ तो वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर देगी, डिले कर देगी। दैट मीन्स कि आप इन एक्टिविटी के लिए टाइम के साथ चेंज नहीं करोगे, मतलब आपको टाइम इन एक्टिविटीज के टाइम के अंदर कोई वेरिएशन नहीं करोगे। क्यों? अगर आपने इनके टाइम को वेरी किया तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो आपका अफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे एक्टिविटीज को आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एक्टिविटीज, जिनका टोटल फ्लोट क्या है, दैट इज 0 है। नाउ कमिंग टू द रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज इनके अंदर जो इन्वॉल्व है दे आर इक्वल टू दी ऑप्टिमम नंबर, जितने रिक्वायर्ड है उतने ही आपने रिसोर्सेज को यहां पे क्या करके रखा है, डिप्लॉय करके रखा है। ऐसी एक्टिविटी को आप क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड योर दी क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो यही सारे पॉइंट इसके अंदर मेंशन कर देते हैं कि इफ फॉर एनी एक्टिविटी total float is 0, then such activities are called as critical activities। ऐसी एक्टिविटीज को आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलते हो। एक मिनट। So such activities are called critical activities, right? So such activities are called as critical activities. Next point, these activities are running as per schedule, that is no variation in time is allowed in these activities. If allowed, it affects the entire project duration. Now, resources are adequate in these activities, that is resources involved in it are optimum। इसमें जो रिसोर्सेज लगे हैं वो आपके किसके बराबर हैं, जितने आपको ऑप्टिमली रिक्वायर्ड थे उतने के उतने आपने रिसोर्सेज इसके अंदर डिप्लॉय करके रखे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को आप बोलोगे दी क्रिटिकल एक्टिविटीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर दी फ्लोट अगर आपका क्या है, पॉजिटिव आ जाए। सो थर्ड या सी जो आपका टाइप है टोटल फ्लोट का, so let us suppose say that is your last one is the if total float अगर आपकी पॉजिटिव है, if total float ft अगर ये पॉजिटिव है, if total float is
positive. If total float is positive, तब इसका क्या मतलब है? तो अगर आपका टोटल फ्लोट पॉजिटिव आ जाए, then what does it indicates? So what does it indicates? So what does it indicates? So activities for which, मतलब अगर आपकी टोटल फ्लोट पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी क्या है? सब क्रिटिकल एक्टिविटीज कहलाएंगी। ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी कौन सी एक्टिविटी कहलाएंगी? दीज इज योर दी सब क्रिटिकल एक्टिविटीज। सो इफ द टोटल फ्लोट इज पॉजिटिव देन दीज एक्टिविटीज आर सेड टू बी दी सब क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज फॉर विच total float is positive, these activities termed as subcritical activities. Now ये एक्टिविटीज आपके एक्चुअल टाइम से क्या चल रही हैं? अहेड चल रही हैं। कहने का मतलब इन पे हमारी ज्यादा एम्फेसिस नहीं रहेगी। क्यों? आगे क्यों चल रही है? क्योंकि इनमें जितने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उससे ज्यादा नंबर ऑफ रिसोर्स आपने डिप्लॉय करके रखे हैं, इसलिए तो ये एक्टिविटीज आपके शेड्यूल से क्या कर रही हैं? आगे रन कर रही हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दीज एक्टिविटीज, नेक्स्ट पॉइंट इज दीज एक्टिविटीज आर रन ahead of schedule because resources are deployed more than optimum resources required. तो इन एक्टिविटीज के अंदर हमारा ज्यादा कुछ एम्फेसिस नहीं रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंसेप्ट ऑफ दी टोटल फ्लोट एंड उससे एसोसिएटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे। तो आपका टोटल फ्लोट अगर नेगेटिव है, अगर आपका टोटल फ्लोट लेट सपोज से आपका मैंने बताया कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब सब क्रिटिकल एक्टिविटीज है, और अगर एक्टिविटीज सब क्रिटिकल है इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो आपने रिसोर्सेज इन्वॉल्व किए हैं वो आपने रिक्वायर्ड से या ऑप्टिमम से आपने ज्यादा रिसोर्स डिप्लॉय करके रखे, इसीलिए तो आपकी वो एक्टिविटी अपने शेड्यूल से क्या है? आगे रन कर रही है। जब एक्टिविटी आपके शेड्यूल से आगे रन कर रही है तो क्या आपका प्रोजेक्ट में कोई इफेक्ट होगा? आपके प्रोजेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इन एक्टिविटी को अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो भी आपके प्रोजेक्ट में डिले नहीं होगी। सो दिस इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द सीपीएम एनालिसिस कि पूरा का पूरा क्रिटिकल पाथ मेथड आपका क्या होता है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट दी ऑल दोज कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो इसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे के सारी कंसेप्ट आपकी आ जाएंगी, और उसके बाद मैं आपका स्टार्ट करूंगा दैट इज योर दी क्रैशिंग वाला पार्ट। सो तब तक के लिए मैं अब इस सेशन को यहीं एंड कर रहा हूं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।